बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 5 मॉड्यूल कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 81 से लेकर मॉड्यूल नंबर 85 तक। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 81 में जो पहली चीज़ है वो है जी व्हाट इज़ वायरस। वायरस क्या होता है? अ वायरस इज़ सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर बाय inserting itself into programs that already reside in the machine। जनाब वो कह रहा है वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर itself अपने आप को इंसर्ट कर लेता है और फिर देन वो आपकी मशीन में पहले से मौजूद होता है, जो आपकी मशीन को क्या कर रहा होता है, नुकसान पहुंचा रहा होता है। When the host program is executed, the virus is also executed। और कहता है जब आपका जो होस्ट है, मतलब जो आपका सिस्टम है, उसके अंदर जो प्रोग्राम है जब वो एग्जीक्यूट होता है, चलता है, तो साथ ही वायरस भी चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस प्रोग्राम के अंदर वायरस क्या था, इंसर्ट हुआ था। तो जैसे ही उस प्रोग्राम ने चलना स्टार्ट किया तो वायरस ने भी इससे चलना स्टार्ट कर दिया, जिसने आपके उस प्रोग्राम को और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। अगर दोस्तों वायरस की डिफरेंट किस्में होती हैं, पहली किस्म है वर्म। अ वर्म इज़ एन ऑटोनोमस प्रोग्राम डैट ट्रांसफर इटसेल्फ थ्रू अ नेटवर्क taking up residence in computer and forwarding copies of itself to other computers। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? वगैरह वार्म एक एंड वायरस जो था उसकी एक ऐसी टाइप है वार्म, जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर आता है। और जब ये नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर आता है तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाता है और वहाँ से उसकी डिफरेंट कापीज़ बन के आगे से डिफरेंट सिस्टम, जहाँ जहाँ आप अपना वो फिर डाटा, जिस डाटा के अंदर जिस डाटा को आपने इंटरनेट से उठाकर डाउनलोड किया है अपने सिस्टम के अंदर, तो उस डाउनलोडिंग के दौरान आपका वो वायरस आपके सिस्टम के अंदर आ चुका है। अब वो आपके सिस्टम को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन उसकी कुछ कापियाँ बन के अब जिस बंदे को आप वो डाटा दोगे और जो बंदा आपके उस डाटा को अपने कंप्यूटर में यूज़ करेगा, देन क्या होगा, उस वार्म सॉफ्टवेयर की कापियाँ बन के हर उस कंप्यूटर में चली जाएंगी जिस कंप्यूटर में आपने वो डाटा जो आपने इंटरनेट से एक दफ़ा डाउनलोड किया, आप जिस सिस्टम में आप यूज़ करोगे उन तमाम सिस्टम के अंदर वो डाटा जाके उस कंप्यूटर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ये दोस्तों एक वायरस की एक ऐसी टाइप है जो आपके नेटवर्क के थ्रू आप जो भी चीज़ डाउनलोड करते हो इंटरनेट से के थ्रू, तो उसके थ्रू जो आपका वायरस आपके सिस्टम के अंदर आता है उसको हम कहते हैं वार्म। नेक्स्ट दोस्तों जो वायरस की टाइप आती है उसका हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। अ ट्रोजन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम डैट एंटर्स अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस्ड एज अ डिज़ायरेबल प्रोग्राम सच एज गेम और यूजफुल यूटिलिटी पैकेजेस डैट इज़ विगलिंग इम्पोर्टेड बाय द विक्टिम। अब दोस्तों ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस की टाइप है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर होता है, और ये कब एंटर होता है, किसी न किसी गेम के थ्रू या किसी न किसी यूटिलिटी पैकेज के थ्रू। मतलब ये दोस्तों इसका आपको MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ ट्रोजन हॉर्स। तो आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है, ट्रोजन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम दैट एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस्ड एज अ डिज़ायरेबल प्रोग्राम सच एज गेम्स और यूजफुल यूटिलिटी पैकेजेस। मतलब एक वायरस की एक ऐसी टाइप या एक ऐसा वायरस का प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम के अंदर तब एंटर होता है जब हम कोई गेम यूज़ करते हैं या फिर कोई यूटिलिटी पैकेज यूज़ करते हैं। और आपको ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि बताओ गेम या यूटिलिटी पैकेजेस के थ्रू कौन सा वायरस आपके सिस्टम में आता है, तो आपने कहना ट्रोजन हॉर्स। ठीक है जी, तो ये इसकी डेफिनेशन है और मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। नेक्स्ट दोस्तों आता है जी स्पाईवेयर। ये स्पाईवेयर क्या होता है? कहता है एन अदर फॉर्म ऑफ मैलिक्यूअस सॉफ्टवेयर इज स्पाईवेयर समटाइम्स कॉल्ड स्निफिंग सॉफ्टवेयर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि दोस्तों आपका जो स्पाईवेयर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? उसका दूसरा नाम है स्निफिंग। आगे अब ये होता क्या है, स्पाईवेयर होता क्या है जिसको हम स्निफिंग कहते हैं? कहता है विच इज़ सॉफ्टवेयर डैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज़ एट द कंप्यूटर ऑन विच it reside and reports that information back to the insiders of the attacks। मतलब दोस्तों स्पाईवेयर बेसिकली समझे एक एंटीवायरस है। एक होता है वायरस जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और एक होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस वो होता है जो आपके सिस्टम में मौजूद वायरस के बारे में आपको आगाही देता है, आपको बताता है। मतलब वो बंदा, वो यूज़र जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसको
वायरस के बारे में कौन बताता है? एंटीवायरस। मतलब एंटीवायरस आपको इन्फॉर्म करता है कि आपके सिस्टम के अंदर ये वाले वायरस मौजूद हैं। तो मतलब आपके सिस्टम के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको एज ए एंटीवायरस वायरस के बारे में आगाही देता है कि आपके सिस्टम के अंदर ये वायरस हैं। उस दूसरे सॉफ्टवेयर को हम स्पाईवेयर कहते हैं, या फिर उसको कुछ टाइम हम जो है स्निफिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट एक्टिविटीज़ एट द कंप्यूटर ऑन विच इज़ डिसाइड। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर वो एक्टिविटीज़ जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रही हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये स्पाईवेयर या फिर स्निफिंग देता है। दोस्तों नेक्स्ट अगला कंसेप्ट है जी फिशिंग। अब ये फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली बाय सिंपली आस्किंग फॉर इट। मतलब दोस्तों कहता है फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रही होती है, आपसे इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कर रही होती है? पूछ रही होती है। मतलब एंटीवायरस के अंदर एक ऐसी टेक्निक जो आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, सिंपली पूछ रही होती है उसके बारे में, उसे हम कहते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं फिशिंग। नेक्स्ट अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डॉस। डॉस स्टैंड फॉर दोस्तों डायनियल ऑफ सर्विसेज। डायनियल ऑफ सर्विसेज ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट एमसीक्यूज बन सकता है, और आगे वो आपको डॉस के बारे में जो है वो पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज़ डॉस। अब डॉस क्या होता है दोस्तों? डायनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स विच इज़ द प्रोसेस ऑफ ओवरलोडिंग अ कंप्यूटर विद मैसेजेस। मतलब जब आपका कंप्यूटर जो है दोस्तों मैसेजेस के साथ ओवरलोड हो जाता है, या एक आपका ऐसा अटैक या ऐसा वायरस जो मैसेजेस की वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर आता है, उसको हम कहते हैं डॉस यानी डायनियल ऑफ सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज में बन सकता है कि मैसेजेस की वजह से कौन सा वायरस आपके सिस्टम में आता है? डॉस। और इसके बारे में आपसे पूछ भी सकते हैं कि वो कि डॉस की वजह से क्या होता है? आपके सिस्टम के अंदर ओवरलोड होते हैं मैसेजेस, और मैसेज की वजह से ये जो नया वायरस आपके सिस्टम में आता है उसको हम डायनियल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। तो इस तरह आप इन जो डेफिनेशन बता दो ना, इन डेफिनेशन को भाई एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है जी स्पैम। ये स्पैम क्या होता है दोस्तों? स्पैम ये होता है, कहता है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एन अबेंडेंस ऑफ अनवांटेड मैसेजेस इज द प्रोलाइफरेशन ऑफ अनवांटेड जंक ईमेल कॉल्ड स्पैम। मतलब कहता है जनाब हमारी वो ऐसी ईमेल जो अनवांटेड जंक रखती हैं, मतलब जिनके अंदर वायरस होता है, ऐसी ईमेल को हम जंक ईमेल या फिर उनको स्पैम कहते हैं। तो ये आप इनको बस इतना याद रख लो कि स्पैम एक अनवांटेड जंक ईमेल होती हैं जो आपके जो है ना ईमेल सर्वर्स के ऊपर आती हैं, तो उसको हम दोस्तों स्पैम कहते हैं। ठीक है, बस इतना आप इसके बारे में याद रख लो कि अनवांटेड जंक ईमेल्स को हम स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 82 आ गया। मॉड्यूल नंबर 82 के अंदर पहली डेफिनेशन है फायरवॉल। दोस्तों ये फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल बेसिकली दोस्तों एक ऐसी डिवाइस है जो आपके अनवांटेड जो ट्रैफिक होती है जिसको हमने स्टॉप करना होता है उसको जो है वो रोकती है। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, कहता है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। कहता है अ प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक इज़ टू फिल्टर ट्रैफिक पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द नेटवर्क यूजुअली विद अ प्रोग्राम कॉल्ड अ फायरवॉल। बेसिकली वो कह रहा है कि ये एक ऐसी प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क के ऊपर पास होने वाले ट्रैफिक को क्या करते हैं? फ़िल्टर करते हैं, कि बताते हैं कि कौन सी ट्रैफिक आगे पब्लिक के पास जाएगी और कौन सी ट्रैफिक पब्लिक के पास नहीं जाएगी। मतलब कौन सी वेबसाइट्स आप विज़िट कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप विज़िट नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि आपके जो PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने कुछ ऐसी बैड वेबसाइट्स जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं उनको जो है ब्लॉक किया हुआ है। वो ब्लॉक किसके थ्रू किया हुआ है? बेसिकली दोस्तों वो फायरवॉल के थ्रू किया हुआ है। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि फायरवॉल बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर हम ये बताते हैं कि ये वाली जो वेबसाइट्स है ना, ये वेबसाइट्स कभी भी मेरी पब्लिक के पास नहीं जानी चाहिए। तो उन अनवांटेड वेबसाइट्स को जो है हमारी फायरवॉल जो डिवाइस होती है वो क्या कर देती है? साथ फिल्टर करती रहती है, और जो वेबसाइट्स हमने उसे बताई होती हैं कि ये आगे पब्लिक के पास ना जाएं, उनको वो साथ ही क्या कर देती है? वहाँ पे ही स्टॉप करवा देती है, वहाँ पे उसे ब्लॉक कर देती है उन वेबसाइट्स को। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो फिल्टर करती है हमारी ट्रैफिक्स को। नेक्स्ट दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बात है जी स्पैम फिल्टर। जी स्पैम फिल्टर क्या होता है? कहता है सम वेरिएशंस ऑफ फायरवॉल्स आर डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कहता है जनाब हमारे पास फायरवॉल के अंदर कुछ ऐसी वेरिएशंस होती हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो क्या की गई हैं? डिज़ाइन की गई हैं। एन एग्जाम्पल बीइंग स्पैम फिल्टर्स विच आर फायरवॉल डिज़ाइन टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि फायरवॉल जो है वो
एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी अनवांटेड वेबसाइट्स को जो है क्या करती है, ब्लॉक करती है और उन्हें फ़िल्टर करती है। अब दोस्तों यहाँ पे उसने अगली बात की है स्पैम फ़िल्टर्स की। ये स्पैम फ़िल्टर बेसिकली दोस्तों एक प्रोग्राम है फायरवॉल्स के अंदर जो स्पेसिफिक किसके लिए बनाया गया है, हमारी अनवांटेड ईमेल को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है कि बताओ स्पैम फ़िल्टर किस लिए बनाया गया है, अनवांटेड ईमेल को ब्लॉक करने के लिए, और इसके बारे में आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आता है जी प्रॉक्सी सर्वर। ये दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर यूनिट दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर विद द गोल ऑफ शील्डिंग द क्लाइंट फ्राम एडवर्स एक्शंस ऑफ द सर्वर। मतलब जनाब वो कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तब एक्ट करता है किसके दरमियान, क्लाइंट के दरमियान और सर्वर के दरमियान। क्लाइंट क्या होता है, वो बंदा जो सिस्टम यूज़ कर रहा है। सर्वर क्या होता है, वो सिस्टम या वो कंप्यूटर जहाँ पे हमारा डाटा परमानेंट जाके स्टोर होता है, उसे सर्वर कहते हैं। तो कहता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है वो एक्ट यानी एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। अब दोस्तों इस प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, इस प्रॉक्सी सर्वर का दोस्तों काम ये होता है कि जब आपके सर्वर से कोई वायरस उठकर आपके क्लाइंट के पास आता है तो उस वायरस को क्लाइंट के पास जाने से पहले उसको ख़त्म करना या उसको मिनिमाइज़ करना, कम करना किसका काम होता है, प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों आ गया जी एंटीवायरस। दोस्तों ये एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस जैसे मैं ऊपर भी आपको बता के आ चुका हूँ कि एंटीवायरस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वायरस के बारे में गाइड करता है, वायरस के बारे में बताता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीवायरस विच इज़ यूज डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रेजेंस ऑफ नाउन वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शंस। मतलब एंटीवायरस दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज़ करते हैं अपने वायरसेस या फिर इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने यानी उनको फाइंड करने और उनको रिमूव करने के लिए। अगला मॉड्यूल जी मॉड्यूल नंबर 83 जिसमें एनक्रिप्शन है। दोस्तों ये एनक्रिप्शन क्या होती है, एनक्रिप्शन को पढ़ने से पहले यहाँ पे देखें, पहले वो कह रहा है HTTPS। HTTPS स्टैंड फॉर आपको पता ना क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र protocol secure which is used by most financial institutions to provide customers with secure internet access to their accounts। मतलब दोस्तों HTTPS एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपने कस्टमर्स को एक सिक्योर इंटरनेट एक्सेस अकाउंट्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वायरस ना आ सके, जिसको हैकर्स जो है वो अटैक ना कर सकें। तो दोस्तों ऐसे अकाउंट्स जो हमारे कस्टमर्स को सिक्योर अकाउंट्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे कस्टमर्स को सिक्योर अकाउंट्स फ्राहम करता है, उस टेक्निक को हम HTTPS या एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि सिक्योर होता है वो प्रोवाइड करते हैं। उसको कहते हैं द बैकबोन ऑफ HTTPS इज़ द प्रोटोकॉल सिस्टम नाउन एज सिक्योर सॉकेट्स लेयर, जिसको SSL भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो HTTPS प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, इसकी बैकबोन कौन सी होती है दोस्तों, इसकी बैकबोन होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, जिसको हम शॉर्टली SSL भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ जो आ सकता है। उसके बाद दोस्तों ये SSL क्या होता है, SSL बेसिकली दोस्तों एक सर्टिफिकेट है जो हमारे जो लिंक होता है, जो हमारी वेबसाइट का लिंक होता है उसको सिक्योर बनाता है या हमारी वेबसाइट को सिक्योर करता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ कहता है विच वाज ओरिजिनली डिवेल्प्ड बाय नेटस्केप। अब इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि बताओ ये जो SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर होता है इसको किसने डेवलप किया था दोस्तों, इसको डेवलप किया था नेटस्केप्स ने, टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। और इसको नेटस्केप्स ने क्यों डेवलप किया था, ताकि वो क्लाइंट्स यानी जो वेब क्लाइंट्स हैं, मतलब जो ऐसे यूज़र जो हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर्स यानी इसको ये जो SSL है इसको नेटस्केप्स ने इसलिए डेवलप किया था ताकि हमारे जो क्लाइंट्स वेब के क्लाइंट हैं और जो हमारे सर्वर है उनके दरमियान एक सिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो लिंक क्रिएट किया जा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों आता है जी पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब ये दोस्तों पब्लिक की एंड प्राइवेट की क्या होती है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं एनक्रिप्शन क्या होती है। दोस्तों एनक्रिप्शन ये होती है, चलिए एनक्रिप्शन बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे सुन लें। कहता है अ पब्लिक की एनक्रिप्शन सिस्टम इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ टू वैल्यूज़ कॉल्ड कीज़। कहता है हम जब भी पब्लिक की एनक्रिप्शन करते हैं तो उसके लिए हमें दो कीज़ की ज़रूरत होती है। वन की नाउन एज पब्लिक की इज़ यूज टू एनक्रिप्ट मैसेजेस, द अदर की नाउन एज द प्राइवेट की इज़ रिक्वायर्ड टू डिक्रिप्ट मैसेजेस। मतलब कहता है जनाब जब हमने एनक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए हमें दो कीज़ की ज़रूरत होती है। एक की को हम पब्लिक की कहते हैं जो कि एनक्रिप्ट में
जो कि एनक्रिप्शन मतलब हमारे मैसेज को एनक्रिप्ट करती है, और दूसरी की को हम प्राइवेट की कहते हैं जो हमारे उसी सेम मैसेज को क्या करती है, डिक्रिप्ट करती है। अब दोस्तों पब्लिक की हमारे मैसेज को करती है एनक्रिप्ट। अब ये एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके ओरिजिनल मैसेज को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, मतलब जिसको ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड ना कर सके, पढ़ ना सकें, उसको हम कहते हैं एनक्रिप्ट मैसेजेस। तो दोस्तों ये काम कौन करती है? पब्लिक की करती है। मतलब पब्लिक की का काम होता है हमारे मैसेज को एक ऐसी लैंग्वेज में, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड ना कर सके। और उसके बाद प्राइवेट की का काम क्या होता है? इज़ रिक्वायर्ड टू डिक्रिप्ट मैसेज। दोस्तों डिक्रिप्ट क्या होता है? दोस्तों प्राइवेट की हमारे मैसेज को डिक्रिप्ट करती है। डिक्रिप्ट करते हैं वापस से, मतलब वो जो आपने एनक्रिप्ट किया था अपने मैसेज को एक ऐसी फॉर्म के अंदर जो कि रीडेबल ना हो सके ह्यूमन के लिए, उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब एनक्रिप्शन को, एनक्रिप्ट किए हुए मैसेज को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने को डिक्रिप्ट कहते हैं। तो ये काम किसका होता है? प्राइवेट की का काम होता है। चलें जी नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 84 आ गया। मॉड्यूल नंबर 84 में वो कह रहा है कि अगर आपने अपने नेटवर्क को सिक्योर करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। तो पहली चीज़ क्या है? इन्हेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। मतलब कहता है जनाब आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क की क्या कर लो, सिक्योरिटी बढ़ा लो, मज़ीद बढ़ा लो, ताकि इससे क्या होगा, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ये पहला ये तरीका उसने बताया कि आप अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग की सिक्योरिटी क्या कर लो, इन्हेंस कर लो, बढ़ा लो। दूसरा, डिफाइनिंग व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल इन डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट। कहता है जनाब आपको ये पता, दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ानी है तो उसके लिए आपको ये डिफरेंस का पता होना चाहिए कि जनाब कौन से सॉफ्टवेयर लीगल हैं और कौन से सॉफ्टवेयर इनलीगल हैं, किन को यूज़ करने से वायरस आएगा, किन को यूज़ करने से वायरस नहीं आएगा। तीसरा स्टेप, इलीगल एक्शंस में लीड टू पनिशमेंट। और कहता है जब अगर कोई इलीगल एक्शन परफॉर्म होता है तो उसके ऊपर आपको उसको पनिशमेंट करनी चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। चलें जी नेक्स्ट आगे दोस्तों, कंप्यूटर फ्रॉड्स एंड अब्यूज़ एक्ट्स। दोस्तों पास्ड इन 1984 कहता है 1984 के अंदर हमने कि यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट्स जो हैं वो पास किए थे। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ कवर हो रही थी? पहला, वर्म्स एंड वायरसेस, मतलब उसमें ये चीज़ कवर हो रही थी कि वर्म्स एंड वायरसेस के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्म किया गया था। उसके बाद थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी करने के बारे में बताया गया था। मैनी मोर रिलेटेड थिंग्स आर कवर्ड, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, हमारी वो तमाम की तमाम वैल्यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी मोर रिलेटेड थिंग्स मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारी डिफरेंट चीज़ों से रिलेट कर रही होती हैं। आर कवर्ड एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जो किसी भी वैल्यू वाली चीज़ से को कवर कर रही होती है। तो ये दोस्तों ये तीन चीज़ें हमारे 1984 वाले पास होने वाले एक्ट के अंदर मौजूद थी, जो कि यूएस के अंदर कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट्स के लिए पास किया गया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जो ऊपर मैंने कंप्यूटर फ्रॉड्स एंड आपको ये पढ़ के सुना, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आता है पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ। ये पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ दोस्तों कब लॉन्च हुआ था? 2016 के अंदर। 2016 के अंदर इसने इस साइबर सिक्योरिटी लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी? इसमें दोस्तों हैकिंग शामिल थी, पनिशिंग शामिल थी, मालवेयर शामिल, फिशिंग शामिल थी, मालवेयर शामिल था, हैकिंग टूल शामिल थे, आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड शामिल था और इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट शामिल था। ये भी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद होना चाहिए, और इसमें कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये बताना चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि बताओ कोई से दो ऐसे जो है वो टॉपिक कवर करो जो सिक्योरिटी के लिहाज से जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी 2016 के अंदर पाकिस्तान के लॉ के अंदर शामिल थे। तो इनके बस आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगला यहाँ पे पॉइंट है जी, हाँ यहाँ पे दोस्तों पॉइंट, यहाँ पे कुछ रूल जो लॉज हैं जो पाकिस्तान के अंदर पास किए गए थे, वो कौन कौन से ईयर में पास किए गए थे, बस आपको वो याद होना चाहिए। तो पहला लॉ क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स ऑर्डिनेंस। मतलब ये दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिवेंशंस का जो क्राइम्स हैं, इसका ऑर्डिनेंस जो है वो 2007 के अंदर पास किया गया था।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 से लेकर 2002 और 2008 में पास किया गया था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट 1996 के अंदर पास किया गया था। वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के अंदर पास किया गया था। टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर पास किया गया था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 के अंदर पास किया गया था। पेमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर्स एक्ट 2007 के अंदर पास किया गया था। तो बेसिकली बस आपको ये कौन सा एक्ट कब पास किया गया, किस ईयर में पास किया गया, बस आपको ये ईयर एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद होनी चाहिए, बस और कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 85। मॉड्यूल नंबर 85 के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अक्सर आपको पेपर में पूछी जाती है। व्हाट इज़ एल्गोरिदम। दोस्तों एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज परफॉर्म्ड। अब मैं आपको बताता हूँ ये इसका क्या मतलब है। दोस्तों कहता है सेट ऑफ स्टेप्स, कहता है हमारे स्टेप्स का एक ऐसा सेट दैट डिफाइन, जो ये डिफाइन करता है, जो ये बताता है हाउ अ टास्क इज़ परफॉर्म्ड, कि हमारा जो टास्क है वो किस तरह से परफॉर्म होगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है ना कि आपका टास्क किस तरह से परफॉर्म होगा, इसके जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी? एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेट ऑफ, ये जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई है ना, सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज़ परफॉर्म्ड, कि एक ऐसा स्टेप्स का सेट जो हमें ये बताता है कि आपका टास्क किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें और इसके आगे लिख लें इंपॉर्टेंट, यह अक्सर आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है जी। आगे दोस्तों उसने कुछ 3 एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है कि एल्गोरिदम कहते किसको हैं। पहला उसने बताया जी मेकिंग कप ऑफ टी, कहता अगर आपने एक चाय का कप बनाना हो तो उसके लिए कौन कौन से आप स्टेप परफॉर्म करोगे, तो जो स्टेप आप दोस्तों परफॉर्म करोगे इसी को बेसिकली एल्गोरिदम कहते हैं। तो चलें जी, आपका मेन टास्क क्या है? आपका मेन टास्क है कि आपने चाय का कप बनाना है, ये आपका टास्क है। अब इस टास्क को करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करोगे उसको हम एल्गोरिदम कहेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पुट वाटर इन कैटल, क्या सबसे पहले आप अपना वाटर जो है कैटल के अंदर जो है पुट करोगे। दूसरा स्टेप क्या है? बॉयल वाटर, कहता फिर आप क्या करोगे? अपने पानी को बॉयल करोगे। तीसरा स्टेप क्या? पुट टी इन वाटर, फिर कहता है आप अपने टी को मतलब चाय को वाटर के अंदर ऐड करोगे, ऐड मिल्क। और फिर कहता है चौथा स्टेप है कि आप अपना दूध जो है, मतलब अपना दूध नहीं सॉरी दूध जो है वो ऐड करोगे वाटर के अंदर, स्टायर, फिर उसे हिलाओगे, मिक्स करोगे, ऐड शुगर, फिर उसमें आप चीनी ऐड करोगे, पुट टी इन अ कप, और फिर कहता आप जो चाय बनी है उसको कप में ऐड करोगे, फेच कप, और फिर कहता कप को उठा लोगे चाय पीने के लिए। तो ये देखो आपका टास्क क्या था कि चाय का कप तैयार करना। तो उस चाय के कप को तैयार करने वाला जो टास्क था, उस टास्क के लिए देखो दोस्तों आपने डिफरेंट तरह के क्या किए हैं? स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। तो ये जो आपने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं ना, इनको हम कहते हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है जी। अब उसने एक और एग्जांपल दिया, कहता कन्वर्ट केएम टू मीटर्स, मतलब कहता है अगर आपने केएम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना हो। अब ये आपका क्या है जी? टास्क है। आपका एक टास्क है कि आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस टास्क को करने के लिए कौन कौन से आप स्टेप परफॉर्म करोगे? पहला स्टेप क्या है? टेक इनपुट ऑफ केएम्स, कहता है सबसे पहले तो आपके पास किलोमीटर्स की इनपुट होनी चाहिए जिसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। फिर देन कहता है मल्टीप्लाई द इनपुट विद 1000, फिर कहता है आपने उस केएम वाली इनपुट मतलब उन किलोमीटर्स वाली जो वैल्यू है उसको आप 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। और फिर कहता है डिस्प्ले द रिजल्ट, और फिर कहता है आप जो फाइनल रिजल्ट है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करोगे। इसी तरह वो कह रहा है जनाब मशीन साइकिल एक टास्क है जिसके अंदर कहता है 3 चीज़ें होती हैं, फैच एंड इंस्ट्रक्शन। कहता है सबसे पहले हम अपनी इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, फिर कहता है हम अपनी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, और फिर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और फिर अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये क्या था? टास्क क्या था? मशीन साइकिल, ये टास्क था। और उसके लिए आपने एल्गोरिदम कौन सा परफॉर्म किया? ये डिफरेंट स्टेप परफॉर्म किए। लास्ट में दोस्तों उसने एक बात की, कहता है एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन, कहता है एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन करता कैसे है उसके बारे में वो बात कर रहा है। कहता है मैनी रिसर्चर्स बिलीव डैट एवरी एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, कहता है जनाब बहुत से रिसर्चर्स का ये मानना है कि ह्यूमन का माइंड के अंदर हर जो एक्टिविटी होती है वो एक एल्गोरिदम की एग्जाम्पल है। जैसे लाइक इंक्लूडिंग इमेजिनेशन, कहता है उसकी इमेजिनेशन, इसमें इमेजिनेशन शामिल है, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन। कहता है जनाब ह्यूमन माइंड में चलने वाली इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें असल में क्या हैं जी? एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन ही तो हो रही है। और क्या हो रहा है?
तो बेसिकली ये स्टेप्स ही हैं जो आप अपने माइंड में परफॉर्म कर रहे होते हो, क्रिएटिविटी कर रहे होते हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो ये क्या है, आप डिफरेंट अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो, जिसको हम क्या कहते हैं जी, एल्गोरिदम कहते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।